हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जो हमारे लिए सीटेट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग चैप्टर 4 को कंप्लीट नहीं किए थे, तो आज हम लोग चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे क्या लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द कौन कौन से हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो, यानी हम लोगों को कह रहा है ऋग्वेद में जो है लोगों की जो विशेषता बताने वाला शब्द होता था उनको हम लोग आगे देखेंगे। ऐसे दो समूह है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है, यानी किसके आधार पर? काम के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ये जो पुरोहित लोग था इसका क्या काम था? इन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता था कभी कभी, और इनका क्या काम था? तो यज्ञ करना और अनुष्ठान करना था। दूसरे लोग थे राजा, और दूसरा लोग जो था वह था राजा। यानी समाज में दो ही तरह के लोग थे, और वो कौन सा काम के आधार पर था? एक पुरोहित और एक राजा। पुरोहित को क्या कहा जाता था? ब्राह्मण। और राजा को क्या कहा जाता था? शासक, यानी जो शासन करता था, प्रजा का देखभाल क्या करता था, उसे हम लोग राजा कहते थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी, यानी ऐसा राजा नहीं था जिनके बारे में हम क्या करेंगे? बाद में पढ़ेंगे। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। कहने का अर्थ है ये राजा वो राजा नहीं था जो है क्या कहते हैं कर वसूलता हो, या क्या कहते हैं मृत्यु के बाद उसका, जैसे राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा क्या कहते हैं शासक बन जाता हो, वो ऐसा राजा नहीं था। यानी राजधानियों और महलों में ये नहीं रहा करते थे, वो ऐसा राजा था। तो हम लोग देखेंगे कि कैसा राजा था, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो, यानी कह रहा है कि आप पिछले अनुभाग को फिर एक बार पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। यानी हमें कह रहा है कि कोशिश करके पता लगाओ कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था, यानी कहने का अर्थ है जनता और पूरे समुदाय के लिए जो है दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। जन, जिसका जो है हिंदी प्रयोग होता है, जो आज भी लोग करते हैं। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला है, यानी विश्व जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय में तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। कह रहा है कि अब आगे के चैप्टर जो हम लोग 5 पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये जन और वैश्य के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं। किसमें मिलते हैं ये वैश्य और जनों का नाम? ये हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। ये कब, इसका क्या कब लिखा गया था? तो 3500 वर्ष पूर्व, और ये सबसे पुराना वेद है। ठीक है, क्या था? पुराना वेद, ये हमें याद रखनी है। और कब लिखा गया था? तो 3500 वर्ष पहले। इसीलिए हमें पेरु जन या विश्व भरत जन या विश्व यदुजन विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। यानी पेरु जन, विश्व भरत जन, वैश्य, यदुजन वैश्य, ऐसे जो है हमें ऋग्वेद में उल्लेख मिला है। तुम्हें इनमें से कई का नाम जानना पहचाना लगता होगा, यानी जैसे हम लोग भरत जन सुने होंगे, इनमें से जो है हम लोग क्या यदु जन कभी कभी सुने होंगे, ये जाना पहचाना लगता है। तो हम लोग देखेंगे आगे। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की है वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। यानी आर्य कौन कहलाता था? जो है इन प्रार्थनाओं की रचना करते थे। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। कहने का अर्थ है, और उनके जो उल्टा था, विरोधी थे, उन्हें क्या कहते थे? दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, यानी यज्ञ कौन करता था? ब्राह्मण पुरोहित लोग करता था, और जो यज्ञ नहीं करता था उसको क्या बोलते थे? दस्यु या दास। वे शायद दूसरी भाषा बोलते थे, यानी वे जो है कौन सी दूसरी भाषाएं बोला करते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। यानी कहने का अर्थ है जो है दासी शब्द कहाँ से निकला है? तो दास से, और ये दासी का मतलब क्या होता है? गुलाम। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। अब हमें हमें समझ में आया क्या दास किसको बोलते थे, या दासी किसे कहा जाता था? जो युद्ध में बंदी बनाकर लाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की
जायदाद माना जाता था। यानी उन जो है दास-दासियों को मालिक का जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे, उन्हें वह सब करना पड़ता था। यानी उसका हर कहना माना करता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, यानी ऋग्वेद की रचना कहाँ हो रही थी तो उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिम। तो ये कौन-सा क्षेत्र हो गया? यानी कश्मीर और जहाँ हमें हड़प्पा सभ्यता मिला है। उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वह क्या हो रहा था, यानी कहने का अर्थ है ऋग्वेद की रचना कहाँ हो रही थी तो उत्तर पश्चिम में। ठीक है, उसी समय कब जब ऋग्वेद की रचना हो रही थी और इसका कब हुआ था 3500 वर्ष पूर्व। कहाँ पे हुआ तो उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम जो हमारा जो है क्या कहते हैं हड़प्पा सभ्यता जहाँ पाया गया है। और उसी समय जो है दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था, उन्हें हम लोग जानेंगे आगे के इसमें। मोस्ट बरहरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, महा का अर्थ बड़ा, पाषाण का अर्थ यानी पत्थर के नाम से जाना जाता है। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कहने का अर्थ है ये जो महापाषाण कब्रें मिली है ये कहाँ मिली है तो दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में हमें प्राप्त हुई है। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। यानी कहने का अर्थ है महापाषाण जो पुरास्थल है, महापाषाण क्या है पुरास्थल, क्या है? महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। लोगों की क्या है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। यानी क्या कहता है सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद कौन पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। यानी कहा जाता है पुरातत्वविद का मानना क्या है कंकाल के जो साथ यानी मृतक के साथ पाई जाने वाली जो वस्तुएं मिली है हमें क्या मिली सोने के गहने मिली है, काले लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले यानी मिट्टी का बर्तन मिला है और क्या कहते हैं लोहे का सामान मिला है, लोहे का औजार मिला है, घोड़े का जो है कंकाल मिला है। तो ये सब जो है मिला है तो मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कहने का अर्थ है वो सामान किसका था जो मरा होगा उसी का रहा होगा। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्रों में ज्यादा चीजें मिलती है। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 13 ब्रह्मगिरी को खोजो। यानी हम लोग को मानचित्र 2 देखने बोल रहा है और ब्रह्मगिरी को खोजने बोल रहा है तो हम लोग खोज लेंगे। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। यानी अभी हम लोग मैप देखेंगे जो ब्रह्मगिरी है उस जगह को ढूंढेंगे हम लोग मैप में। तो फ्रेंड्स ये हमारा इंडिया का मैप है तो हम लोग जूम करके देखते हैं ब्रह्मगिरी कहाँ पे है। तो यहाँ पे है क्या कहते हैं दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी है। अभी आप लोग को दिखाते हैं ये ब्रह्मगिरी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे क्या पाया गया है तो सोने के मनके पाए गए हैं और शंख पाए गए हैं। ठीक है ये हमें मानचित्र को देखने बोल रहा था ताकि हमें याद रहे ब्रह्मगिरी कहाँ पे है तो दक्षिण भारत में है। ठीक है और क्या कहते हैं हुल्लूर यहाँ पे है, हुंसगी है, कोडमुल गुफाएं हैं, ये सब हमें ध्यान रखनी है। तो हम लोग देख चुके हैं ब्रह्मगिरी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मानचित्र 2 पर हम लोग ब्रह्मगिरी को खोज चुके हैं। ये दक्षिण भारत में स्थित है कोडमुल गुफाएं के पास में। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में क्या मिला है 33 सोने के मनके मिले हैं, ये हमें याद रखनी है। ब्रह्मगिरी से में क्या मिला है तो सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यानी ब्रह्मगिरी जगह में जो है 2 व्यक्ति के ये मिले हैं कब्र मिले हैं यानी और उस कंकालों में एक के साथ जो है 33 सोने के मनके और शंख पाए गए और दूसरे के कंकालों के जो साथ हैं पास वो क्या पाए गए तो मिट्टी के बर्तन, सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। यानी कहने का अर्थ है कि एक इंसान मतलब एक मृतक के पास 33 सोने के मनके और शंख और दूसरे कंकाल के पास जो है सिर्फ मिट्टी के बर्तन। इससे पता चलता है क्या कहते हैं समाज में अविभिन्नताएं भी थी, सामाजिक अविभिन्नताएं, आर्थिक स्थिति भी, किसी का आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छा था किसी का कम अच्छा था, अमीर और गरीब की स्थिति रही होगी। यानी अमीर थे कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब भी थे। यानी अमीर और गरीब की प्रथाएं भी होती होगी। कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी, यानी कोई सरदार हुआ करते थे कोई उसके अनुयायी हुआ करते थे।
क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? यानी कहने का अर्थ कब्रगाहें कुछ खास परिवारों के लिए होती थी? ये सवाल उठता है। कभी-कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। यानी महापाषाणों में कभी-कभी जो है एक से अधिक कंकाल प्राप्त हुए हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग-अलग समय पर दफनाया गया था। यानी एक ही परिवार के लोगों को जो है अलग-अलग स्थान पर सॉरी एक ही स्थान पर अलग-अलग समय पर दफनाया गया हो। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। कौन सा रास्ता होता था? पोर्ट हॉल। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। कौन सा? पोर्ट हॉल ऐसा जगह था जहां पर जो है लोग आवश्यकता अनुसार जो है शवों को दफनाने के लिए लेके आया करते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। यानी इनाम गांव एक जगह है जो है वहाँ पे एक विशिष्ट व्यक्ति की जो है कब्रें मिला। विशिष्ट व्यक्ति यानी कुछ ऐसा व्यक्ति जो कुछ नया मिला होगा कब्र के साथ। मानचित्र 2 में पृष्ठ 13 इनाम गांव को देखो। अभी हम लोग ब्रह्मगिरी देखे, अब हम लोग क्या देखेंगे? इनाम गांव। यह भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है। यानी भीमा नदी की सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है इनाम गांव। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। कब? 3600 से 2700 साल पहले कहाँ पर आ करते थे? इनाम गांव में। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। कैसे लोगों को? वयस्क लोगों को, जवान लोगों को गड्ढे में जो है सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। यानी उनका सिर उत्तर की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। यानी बर्तन, कुछ ऐसे बर्तन हुआ करते थे या शायद खाने और पानी के जो दफनाए गए थे शव के पास रख दिए जाते थे, ऐसा कहा जाता है। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा। यानी एक आदमी था 5 कमरों वाले मकान के आंगन में। यानी 5 कमरा वाला आंगन था। यानी एक आंगन था उसका जो है 5 कमरा था। 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक, यानी 4 पैर वाला संदूक था, उसके साथ दफनाया गया। तो हम लोग इनाम गांव देखेंगे भी। तो दोस्तों ये इनाम गांव है। अभी हम लोग को इनाम गांव ढूंढने बोला है। यहाँ पे जो है खास एक विशिष्ट प्रकार का कब्र मिला है और एक क्या है? महापाषाण स्थल है। ये हमें याद रखनी। एक हम लोग पर है ब्रह्मगिरी और ये पर है इनाम गांव। यहाँ से जो है क्या प्राप्त हुआ है? जो एक आंगन जो है 5 कमरों वाली है और एक संदूक जो 4-5 पैरों वाली है, उसमें एक क्या मिला है? शव मिला है दफनाया हुआ। यह एक विशिष्ट है। और ब्रह्मगिरी में क्या मिला? 33 सोने के मनके और एक शंख पाया गया है ऐसे शव के साथ। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? यानी ये जो कंकालों का अध्ययन है इससे हमें क्या समझ में आता है? हमें जो है क्या बताता है ये हम लोग जानें। छोटे आकार के अध्ययन पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। यानी छोटे आकार के क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। कहने का अर्थ है एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची यानी एक लड़का और एक लड़की के कंकाल के बीच कोई फर्क उतना नहीं पता चलता है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? यानी क्या हम पता लगा सकते हैं कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी-कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। यानी जो है कंकाल के आधार पर तो नहीं, लेकिन कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर कभी-कभी अंदाजा लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं, क्या मिलते हैं? तो गहने, तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। यानी अगर कंकाल के साथ अगर हमें गहना मिल जाए तो तो हम उसे क्या कहेंगे? महिला का कंकाल मान लेंगे। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या है, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। अब गहने जो है उस जमाने में पुरुष भी जो है आभूषण पहना करते थे, तो ये भी एक समस्या है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। यानी हड्डियों की क्या करना होता है? जांच करना होता है। उससे पता चलता है क्या कंकाल पुरुष का है या स्त्री का। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक के प्रसिद्ध वैद्य थे। कौन थे? वैद्य, प्रसिद्ध वैद्य था। क्या नाम था उसका? चरक। और कितना साल पहले? 2000 साल पहले। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक
संहिता नाम की किताब लिखी है। ये वैद्य कौन सा किताब लिखा है? चरक संहिता नाम की किताब लिखी है, चरक नाम का व्यक्ति। वे कहते हैं मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यानी ये चरक जो वैद्य है उसके अनुसार जो है उस जमाने में मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। सही बात है। अभी का जो है हमारा आधुनिक शरीर रचना के हिसाब से 206 हड्डियां होती है हमारे शरीर में, और चरक के हिसाब से उस जमाने में 360। चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी, ये हमें कह रहा है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे, यानी इनाम गांव के जो लोग थे उनका काम धंधा क्या था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। इनाम गांव जो है ये पुरातत्वविदों को क्या मिला है? गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज प्राप्त हुए हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, यानी कई ऐसे जानवर थे जिनकी हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। कई हड्डियों पर क्या थे? काटने के निशान थे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खड़ार, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई। इतने सारे पक्षी और जानवर पाए गए हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भड़ियां एकत्रित की जाती थी। इतने सारे जो है क्या साक्ष्य मिले हैं, जानवर मिले हैं, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी और जो है चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, ये सब। एटलस में चीन को देखो, यानी हिमालय एटलस में हमें चीन देश को ढूंढने बोल रहा है। और चीन देश कहाँ पे है? हमारे देश का उत्तर में क्या है? चीन है। ठीक है। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यानी 3500 साल पहले जब हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे थे, हमारा हड़प्पा सभ्यता में ऋग्वेद का क्या ऋग्वेद लिखा जा रहा था, रचना हो रही थी। और तो उस समय चीन में जो है लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था, यानी यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। कहाँ पर? चीन में। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां, क्योंकि यह मान्यता थी कि यह भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होंगी कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिन्हें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। कहाँ के लोग? चीन के लोग लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ये मैं ध्यान रखो। कल्पना करो, हमें कल्पना यानी हमें सोचने को कह रहा है। तुम 3000 वर्ष पहले इनाम गांव में रहती हो, यानी हमें कह रहा है इनाम गांव में 3000 वर्ष पहले रह रहते हो। पहली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता कफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा? यह हमें क्या कह रहा है? कल्पना करने को कह रहा है। उपयोगी शब्द: वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्रें, कंकाल। तो ये सारी क्या पढ़े हम लोग? शब्द सीखे। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। तो आगे की वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 को लेकर आएंगे, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।